जादुई तेल का चूल्हा। एक गांव में प्रमोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक दोस्त सुरेश था। दोनों ही गरीब परिवार से आते थे, इसलिए सब कुछ सोच समझकर करते थे। कभी भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते थे। प्रमोद बहुत ही अच्छा खाना बनाना जानता था और वह चाहता था कि गांव में उसका अपना एक ढाबा हो और लोगों को अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाए। प्रमोद के पास पैसों की बहुत कमी थी, इसीलिए वह हर कुछ थोड़ा थोड़ा बनाता था, लेकिन कई चीजें बनाना कभी नहीं छोड़ता था। प्रमोद और सुरेश में किसी बात को लेकर बहुत लड़ाई हुई और अब सुरेश प्रमोद को अपना दुश्मन मानने लगा। वह प्रमोद से कभी भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रमोद के मन में सुरेश के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। प्रमोद अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा कि वह अपने जीवन में क्या करेगा, कैसे पैसे कमाएगा। उसने सोचा, क्यों ना घर के आगे ही ढाबा खोल लूं? लोग आएंगे तो मैं उन्हें स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाऊंगा। वह जमा किए हुए सारे पैसे ढाबा तैयार करवाने में लगा देता है। ढाबा बनकर तैयार हो चुका है। उसने कुछ कुर्सी टेबल लगवा ली और एक चूल्हा खरीद लिया जो तेल डालने पर ही जलता था। प्रमोद के ढाबे को देखकर सुरेश को बहुत गुस्सा आया। जब मैं पैसों की बात करता था तो कहता था कि नहीं है, और अब देखो कैसे नया ढाबा बनवा लिया। प्रमोद ने उधार पर खाने की कच्चे सामान ले लिए और खाना बनाकर बेचने लगा। लोगों को प्रमोद का खाना बहुत स्वादिष्ट लगने लगा। सभी उसके ढाबे पर आने लगे। धीरे धीरे प्रमोद ने सारे उधार चुका दिए और अब जो खुद का लाभ था उससे ही सामान खरीदने लगा और खाना बनाकर खिलाने लगा। पूरे गांव में प्रमोद के ढाबे की चर्चा होने लगी। हर रोज उसके ढाबे पर भीड़ लग जाती। प्रमोद ने अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिया था। अब सुरेश को प्रमोद से बहुत जलन होने लगी। एक दिन सुरेश ने सोचा, प्रमोद बहुत पैसे कमा रहा है, इसके सारे पैसे चुरा लेता हूँ। प्रमोद ने सारे पैसे जमा करके अपने घर पर कहीं डिब्बे में रखे थे। जब प्रमोद दुकान पर आया तब सुरेश चुपके से खिड़की से उसके घर के अंदर चला गया और जमा किए हुए सारे पैसे चुराकर ले आया। जब प्रमोद घर आया और अपने कमाए हुए बाकी के पैसों के साथ रखने के लिए डिब्बा खोला, तब देखा कि उसके सारे पैसे गायब हैं। प्रमोद बहुत उदास हो गया और सोचा कि सारे पैसे कहाँ चले गए। अरे, सुबह तक तो सारे पैसे यहीं थे, पता नहीं अचानक सारे पैसे कहाँ चले गए। किसने चुरा लिया मेरे पैसे? चलो, जो चोरी हो गया उसका तो कुछ नहीं कर सकता। कल से और मन लगाकर काम करूंगा और ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। वह वापस से काम में जुट गया और पहले की तरह काम करने लगा। सुरेश ने देखा कि प्रमोद को पैसे चोरी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे, मैंने सोचा पैसे चुरा लूंगा तो इसके ढाबे पर कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन ये तो अभी भी पहले की तरह ही पैसा कमा रहा है। क्यों ना इसका चूल्हा ही चुरा लूं? अगर चूल्हा ही नहीं रहेगा तो यह खाना कैसे बनाएगा? यही सोचकर सुरेश ने प्रमोद के चूल्हे को भी चुरा लिया। जब प्रमोद अगली सुबह दुकान पर आया तो देखा चूल्हा गायब था। प्रमोद ने चारों तरफ चूल्हा ढूंढा, कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसे चूल्हा नहीं मिला। चूल्हा ही नहीं है तो खाना कैसे बनाऊंगा? प्रमोद दुखी होकर ढाबा बंद कर देता है। उसके सारे पैसे भी चोरी हो चुके थे और अब चूल्हा भी चोरी हो गया। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कई दिन गुजर गए। एक दिन जब प्रमोद रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने कबाड़ी वाले के पास एक चूल्हा देखा। चूल्हा देखकर वह बहुत खुश हो गया। कबाड़ी वाले के पास आया। क्या मैं ये चूल्हा ले लूं? मुझे बहुत जरूरत है इसकी। चूल्हा बहुत साल पुराना है, इसे कोई नहीं ले जाता। मुझे ये दे दो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में मैं धीरे धीरे करके पैसे चुका दूंगा। हाँ ठीक है, ले जाओ, कोई बात नहीं। वैसे भी इसे कोई नहीं ले रहा। प्रमोद चूल्हे को लेकर अपने ढाबे पर आया। चूल्हे में तेल नहीं था
वह इधर उधर से इंतजाम करके तेल लाया और उसमें थोड़ा सा तेल डाला। तभी अचानक उसमें तेल भर गया। वह आश्चर्य में पड़ गया। अरे ये कैसे हो गया? क्या ये कोई जादुई तेल का चूल्हा है? प्रमोद ने बर्तन चढ़ाया। सामान थोड़ा ही था, लेकिन फिर भी खाना बनाना शुरू कर दिया। वह थोड़ा खाना अपने आप बढ़कर बहुत सारा हो गया। प्रमोद खुश हो गया। वह समझ गया कि जरूर कोई जादुई चूल्हा है। अब वह चूल्हे में थोड़ा तेल डालता था तो चूल्हे में पूरा तेल भर जाता था, और वह सब्जी भी थोड़ा डालता तो बहुत सारी हो जाती थी। प्रमोद ने वापस से अपना ढाबा शुरू किया। अब सभी ग्राहक आने लगे। प्रमोद का खाना अभी भी स्वादिष्ट बनता था। सभी बहुत प्रशंसा करते थे। जब सुरेश ने यह सब देखा तो वह बहुत गुस्से में आ गया। वह सोचा, प्रमोद के पास फिर से इतने पैसे कैसे आ गए कि इसने नया चूल्हा खरीद लिया। अब मैं वापस चूल्हे को चुरा लूंगा। देखता हूँ कैसे वो अपना ढाबा खोलता है। जब प्रमोद शाम के वक्त ढाबा बंद करके घर की ओर जा रहा था, तभी सुरेश उसके ढाबे में घुस गया और जादुई चूल्हे को चुरा कर भाग ही रहा था। तभी उस चूल्हे में से एक लंबा सा हाथ बाहर आया और सुरेश को मारने लगा। अरे छोड़ दो मुझे। मैं नहीं ले जा रहा तुम्हें कहीं। छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। सुरेश चूल्हे को वहीं रख देता है और भाग जाता है। अब सुरेश वापस कभी भी प्रमोद के ढाबे की ओर नहीं देखता। वह बहुत डर चुका था। सुरेश के कई प्रयास करने के बाद भी प्रमोद का ढाबा एक बार फिर अपने पुराने रूप में आ गया, और यह सब उस जादुई तेल के चूल्हे का कमाल था। जादुई कोयले का चूल्हा। नीरू माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता मजदूरी करते थे, माँ कोठियों में काम करती थी। उनके पास एक कोठरी थी। महीने के आखिर में माँ की तनख्वाह का ही इंतजार रहता था। तनख्वाह मिलते ही सारा राशन भर लिया जाता था। कभी कभी महीना खत्म होने से पहले ही राशन खत्म हो जाता था। नीरू जब भी खाने बैठती थी तब सबसे पहले बाहर जाकर काले कुत्ते जॉकी को रोटी खिलाकर आती। वो कुत्ता भी उसका इंतजार करता रहता और उसके घर के सामने ही पड़ा रहता। दरवाजे पर कभी भिक्षुक के आने पर घर में जो कुछ रहता जरूर देकर आती। अपनी माँ से ही उसने दूसरों के मदद की आदतें सीखी थी। एक दिन नीरू रात को देर तक पड़ती रही तो सिर में हल्का दर्द था। वो रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। उस दिन इतवार था। माँ ने सुबह बहुत उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठी। उसके पिता ने कहा, मुझे जल्दी कुछ भी खाने को दे दो, नहीं उठ रही है तो सोने दो, अपना खाना खुद ही बना लेगी। उसके माता पिता रात का रखा बासी खाना खाकर ही अपने अपने काम पर चले गए। सुबह जब वो सोकर उठी तो सिर दर्द तो खत्म हो गया था, पर भूख के मारे आंखें बुलबुला रही थी। जैसे तैसे उसने बिस्तर उठाकर साफ सफाई की। जब चूल्हा जलाने गई तो देखा कल माँ एक नया चूल्हा ले आई थी। नीरू ने चूल्हा सुलगा दिया। धुआं निकलने के बाद अपनी कोठरी में ले आई। उसने देखा कि आटे के बर्तन में बहुत थोड़ा सा ही आटा रखा था। झट आटा निकालकर गूंदा और पराठा बेलकर तवे पर डाल दिया, लेकिन किसी डब्बे में तेल ही नहीं था। उसने पराठे रोटी की तरह ही सेक लिए। चाय बनाने के लिए ना दूध था ना चाय की पत्ती थी। उसने सोचा, अचार से खाकर पानी से ही निगल लूंगी। जब मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी तब कम से कम खाने का तो सारा सामान भर कर रखूंगी। जॉकी को रोटी देने के बाद वो खाने ही जा रहा था कि तभी दरवाजे पर एक साधु आ गए। वो बाहर से ही बोले, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। उसने दरवाजा खोला तो एक बहुत ही बुजुर्ग से फकीर उसके घर के बाहर ही बैठे थे। नीरू ने सोचा, चलो मैं कुछ और खा लूंगी, पर बाबा तो बहुत बूढ़े हैं, पहले उन्हें ही खिला दूं। उसने रोटी के ऊपर थोड़ा सा अचार रखा और बाबा को दे दिया। पानी दे दिया। बाबा ने गरम गरम रोटी खाकर नीरू को बहुत आशीर्वाद दिया और लाठी टेकते हुए थोड़ी ही देर में चले गए। वो घर में आकर सारे डिब्बे खोल खोल कर देखने लगी, पर कुछ भी खाने लायक नहीं था। उसने सोचा, छोड़ो, माँ आएंगी तो कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगी।
फिर वो पानी पीकर पढ़ने बैठ गई। कोयले जल रहे थे। तभी उसे चूल्हे पर कुछ खदकने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने उठकर देखा तो कड़ाही में हलवा बनकर तैयार रखा था। वो झट से उठी और कड़ाही उतार कर सोचने लगी, हाँ, ये कैसा जादू है? किसने बनाया ये हलवा? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। वो चूल्हे के पास बैठ गई। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, हे प्रभु, ये आपका कैसा चमत्कार है। मेरे घर में ये सब चीजें तो कभी नसीब ही नहीं होती है। मैं हैरान हूँ, मुझे बताओ। तभी चूल्हे से आवाज आई, नीरू, मैं जादुई चूल्हा हूँ। तुमने भूखे रहकर भी उस बूढ़े फकीर को खाना खिलाया था ना। अब तुम और तुम्हारा परिवार जो चाहेंगे वो तुम्हें मैं दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। नीरू बोली, मुझे मेरे माता पिता के लिए ढेर सारे पैसा भी दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहते ही चूल्हे के भीतर से कड़क कड़क ढेर सारी नोटें और सोने के सिक्के निकल आए। चूल्हा बोला, तुम्हें जब भी कुछ चाहिए होगा तब मुझसे मांग लेना। जो भी चाहोगे सब मिल जाएगा। नीरू मारे खुशी के वही चूल्हे के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, जादुई चूल्हा, तुमने हमारा जीवन खुशियों से भर दिया। बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? नीरू, जो अपने दुख को भुलाकर भी दूसरे के दुख को समझता है, उसकी सहायता ईश्वर भी करते हैं। तुम उस लावारिस कुत्ते को अपने खाने से पहले रोज खाना खिलाती हो। कोई भिक्षुक तुम्हारे दरवाजे से खाली नहीं जाता है। बस तुम खुद को कभी मत बदलना। कुछ ही दिनों में उनके हालत बहुत अच्छे हो गए। उनके घर के पास ही ललिता काकी रहती थी, जिनका काम ही दूसरों के घरों में ताक झांक करना था। उनके देखते ही देखते नीरू के घर के हालत बदल गए। उन्हें कैसे बर्दाश्त होता। एक दिन जब उसकी माँ कुछ सामान खरीदने बाजार गई तो ललिता ने देखा कि नीरू अपनी चूल्हे के सामने बैठकर कुछ बोल रही थी और चूल्हे से नोट निकल रहे थे। यह देखते ही वो बावली सी हो गई। एक दिन नीरू ने जब चूल्हा सुलगाकर बाहर रखा तो वो जल्दी से गई और बिल्कुल वैसी ही चूल्हा सुलगाकर वहां रख दिया। नीरू का चूल्हा अपने घर में लेकर चली गई और झट से उसके सामने बैठकर कहने लगी, चूल्हा, मुझे भी पड़ोसियों की तरह मालामाल कर दो। उसके इतना कहते ही गरम गरम अंगारे निकलकर उसके हाथ पर आकर गिरे और चूल्हे से आवाज आई, ये चूल्हा जहाँ रखा था वहीं रख दो, वरना तुम्हारा घर खाक में मिल जाएगा। वो क्रोध से फुफकारती हुई चूल्हा ले जाकर वहीं रखाई। उसने देखा नीरू बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। ललिता काकी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। मुनमुन और चंचल बहुत ही अच्छी दोस्त रहती हैं। वो जहाँ भी जाती हैं साथ जाती हैं। दोनों को घूमने का बहुत शौक होता है। एक दिन वे अपने माता पिता से कहती हैं कि उनकी कल के दिन की छुट्टी है और वे दोनों पास वाले बगीचे में खेलने और पिकनिक मनाने जाना चाहती हैं। बगीचा घर के बहुत पास होता है, इसलिए दोनों के माता पिता उन्हें उस बगीचे में जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, मुनमुन, चंचल बेटा, शाम को जल्दी घर लौट आना। ठीक है माँ। दोनों बहुत खुश रहती हैं और बगीचे में पहुँच जाती हैं और एक जगह पर अपना सामान रखकर बगीचे में खेलने लगती हैं। उन दोनों को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता तो मुनमुन चंचल को कहती है, चंचल, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन अच्छा है हमें खेलने को इतना बड़ा बगीचा मिल गया। हाँ चंचल, मैं बहुत थक गई हूँ। हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर खेलेंगे। हाँ चलो, खाना खा लेते हैं। चटाई निकाल लेते हैं, उस पर बैठ जाएंगे। चंचल, मैं चटाई लाना तो भूल ही गई। अब क्या करें? दोनों यहाँ वहाँ बैठने के लिए कुछ देखते हैं। इतने में उन्हें एक चटाई दिखाई देती है। चटाई देखने में सुनहरी होती है
और बहुत सुंदर दिखती है। दोनों उस चटाई को लेकर आते हैं और उस पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मुनमुन कहती है, चंचल, ये चटाई कितनी सुंदर और कितनी मुलायम है ना। ऐसा लग रहा है कोई इसे बगीचे में भूल गया है। हाँ, लेकिन हम तो इसे लेकर अपने घर जाएंगे। मेरा तो इतनी सुंदर चटाई को यहाँ छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और बात करते हुए चंचल कहती है, मुझे पहाड़ों पर घूमने का मन कर रहा है। इतना कहते ही चटाई उड़ने लगती है और उन दोनों को पहाड़ों की सैर करवाती है। अरे, ये कैसी चटाई है? हाँ चंचल, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। इतने में चटाई से आवाज आती है, डरो मत, इस समय तुम लोग चमत्कारी चटाई पर बैठे हो। तुम जो भी मांगोगे तुम दोनों को मिलेगा। अब तो दोनों का डर भाग जाता है और दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। मुनमुन चटाई से पूछती है, क्या हम तुम्हें अपने घर ले जा सकते हैं? हाँ, लेकिन हम तुमको छुपा के कहाँ रखेंगे? मैं आकार में छोटी हो जाती हूँ, फिर तुम मुझे कहीं भी रख सकते हो और कहीं भी लेकर जा सकते हो। कैसे? इतना बोलते ही चटाई छोटी सी हो जाती है। ये देखकर मुनमुन और चंचल हैरान रह जाती हैं। अरे वाह मुनमुन, हम तो इस चमत्कारी चटाई को कहीं भी रख सकते हैं और जब चाहे सैर पर जा सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब चंचल और मुनमुन बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों को जो भी चाहिए होता है दोनों चमत्कारी चटाई से बोल देती है और चटाई भी उन दोनों की हर इच्छा पूरी करती है। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन मुनमुन और चंचल चमत्कारी चटाई को कहती हैं कि उन्हें घूमने जाना है, लेकिन चटाई उस दिन अपना जादू नहीं दिखा पाती। क्या हुआ? आज हम घूमने नहीं जा सकते क्या? मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो रही हैं। अब तुम दोनों मुझे वहीं छोड़कर आओ जहाँ से लेकर आए थे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा यहाँ क्या काम। मुनमुन और चंचल को चटाई की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वे चटाई को कहती हैं, तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो गई तो क्या हुआ, हम तुम्हें हमेशा अपने साथ रखेंगे। तुमने हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी की हैं। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। ये सुनकर चटाई बहुत खुश होती है और वे दोनों हमेशा चटाई को अपने साथ रखती हैं।